हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, आज आप जो टॉपिक पढ़ने वाले हो ना, वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नया टॉपिक है। ठीक है, पहली दफ़ा इसके बारे में आप सुन भी रहे होगे और पढ़ भी रहे होगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ होती है, इसको हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे और इसके फार्मूलाज भी ड्राइव करेंगे और कुछ केसेस भी देखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पिछला रिवाइज करते हैं जो आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, पिछला रिवाइज करने के लिए क्या कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कूलम लॉ में पढ़ा था कि अगर ये दो चार्जेस हैं तो ये दो चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को के ऊपर फोर्स लगाएंगे। अब ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये वाला इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा और ये वाला इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। रिपेल करेंगे ना, सही है। तो यहाँ से जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक पे आए तो आपने पढ़ा कि हर चार्ज जो होता है ना, उसके इर्द गिर्द क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। यानी वो अपने इर्द गिर्द एक ऐसी फील्ड जनरेट करके रखता है कि अगर कोई दूसरा चार्ज इस फील्ड के अंदर आएगा तो इस चार्ज की वजह से उसको कोई फोर्स एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में आपने क्या पढ़ा था, इस फील्ड को आपने कैसे विजुअली डिस्क्राइब करना है। ठीक है, माइकल फैराडे ने आपको इसका कॉन्सेप्ट दिया था, वो भी हमने डिस्कस किया और वो इम्प्रूव हो गया था, वो भी हमने डिस्कस किया। लेकिन आज के में आपने ये पढ़ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये, और ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लिए रेडियली आउटवर्ड होती हैं और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके लिए रेडियली इनवर्ड होती हैं। अब ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है उसको पढ़ने से पहले एक चीज़ आज नहीं आएगी, वो होगा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, एरिया तो स्केलर नहीं होता, नहीं नहीं, वो वेक्टर ही होता है। ठीक है, अब देखो मैं आपसे पूछती हूँ, ये एक स्क्वायर है। ठीक है, इसकी साइड की लेंथ है एल, सही है, ये है ए बी सी डी। ठीक है, अब इसकी जो लेंथ है, स्क्वायर है तो इसकी लेंथ की एक साइड की लेंथ जो है वो एल है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका एरिया क्या होगा, यानी एरिया कितना होगा, तो आप कहोगे एल स्क्वायर। ऑफ कोर्स एल स्क्वायर ही होगा मैम, आपको इतना भी नहीं पता। ओके, एल स्क्वायर होगा। कैसे होगा कि आपने कहा जी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ये तो फार्मूला होता है। तो ये छोटी क्लासेस का क्वेश्चन है, बल्कि एरिया क्या होता है, वेक्टर होता है। और वेक्टर ये ऐसे मिलता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ से नहीं मिलता, यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ से नहीं मिलता, क्योंकि अब वो आप बड़े हो गए हो ना, ये कहानियाँ पुरानी हो गई हैं। एरिया जो होता है ना, वो आपको तब मिलता है जब आप दो साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो, यानी ए बी, इस साइड का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है आपने इस साइड के साथ, फिर आपके पास एरिया आएगा। ठीक है, कोई सी भी दो साइड्स का आप ले सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी की मैग्नीट्यूड, बी सी की मैग्नीट्यूड और साथ में साइन और इन दोनों के दरमियान में एंगल। अब इतने की मैग्नीट्यूड क्या है, एल, इतने की क्या है, एल, एंगल कितना है इन दोनों के दरमियान में, 90। यहाँ पे एन यूनिट वेक्टर भी होता है। ठीक है, तो साइन 90 और एन यूनिट वेक्टर, तो ये एल स्क्वायर साइन 91 हो जाएगा। और ये साथ में एन यूनिट वेक्टर किस लिए है, अगर आपको वेक्टर वाली फर्स्ट ईयर का कॉन्सेप्ट याद हो तो उसमें आप क्या करते थे कि ये जब आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते थे तो जो आपके पास आंसर आता था वो होता था वेक्टर। अब ये वेक्टर है तो ऑफ कोर्स इसकी मैग्नीट्यूड तो आपके पास आ गई, तो इस वेक्टर की कोई ना कोई डायरेक्शन भी तो होगी भाई। उस डायरेक्शन के लिए आप क्या करते थे, राइट हैंड रूल यूज़ करते थे। और इसके अलावा आपने एक ये भी चीज़ पढ़ी थी कि दो वेक्टर्स के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, यानी इसका प्लेन कौन सा है, ए बी इस डायरेक्शन में, ए सी इस डायरेक्शन में, तो आपका जो एन यूनिट वेक्टर होगा यानी एरिया की डायरेक्शन होगी वो इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, या अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी, यही होगी। ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, तो आपका जो एरिया आएगा वो जी डायरेक्शन में होगा। जी डायरेक्शन के लिए आप कौन सा यूनिट वेक्टर यूज़ करते हो, के, तो अपवर्ड होगी तो के यूनिट वेक्टर, और अगर डाउनवर्ड होगी तो माइनस के, दोनों ही सही हैं। तो ये यानी टू डी ऑब्जेक्ट है ना, 2 डायमेंशन में एक्स और वाई में, तो यहाँ पर आप प्लस के भी ले सकते हो माइनस के भी, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में भी यूनिट एरिया की डायरेक्शन ले सकते हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोबारा से समझ लो,
कि एरिया जो होता है ना वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और वेक्टर आपके पास कब आता है, जब आप दो साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे। क्रॉस प्रोडक्ट लिया, साइन 90 आया और 1 हो गया, और एनी यूनिट वेक्टर। एनी यूनिट वेक्टर का आपको पता है कि अगर आपने c इज इक्वल टू ए क्रॉस बी लिया है तो c की डायरेक्शन क्या होगी, c की डायरेक्शन a और b के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, यानी अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो यहाँ पर आप अपवर्ड भी ले सकते हो, डाउनवर्ड भी ले सकते हो, 2D, सिर्फ 2D में। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखो, अगर ये आपका स्क्वायर इस तरह से पड़ा हो, इस तरह से, तो इसका एरिया किधर, किस डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है। यानी इस साइड के, यानी इसका जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर ये ऐसे है, सर्कल आपने ले लिया और वो ऐसे पड़ा है, तो इसका एरिया जो है वो अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है। आप किसी भी डायरेक्शन में इसका नॉर्मल ले सकते हो। लेकिन ये सिर्फ तब था जब आपके पास क्या था, एरिया 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का था। ठीक है, ओपन सर्फेसिस का था। अब अगर 3D ऑब्जेक्ट्स आ जाए, यानी आपके पास ये क्यूब आ जाए। अब क्यूब कैसा होता है, कुछ ऐसा। अब इसकी कितनी सर्फेसेस हैं, एक ये वाली सरफेस है, एक ये वाली सरफेस है। अब अगर इस सरफेस का देखो तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है। लेकिन 3D ऑब्जेक्ट में आपने सिर्फ अपवर्ड लेना होता है। ठीक है, आउटसाइड डायरेक्शन में जो आपका नॉर्मल होता है सिर्फ वही लेना है। जैसे ये सरफेस है तो इसका अपवर्ड भी हो सकता है, इनवर्ड भी हो सकता है, तो आपने आउटवर्ड वाला लेना है, इनवर्ड वाला अलाउ ही नहीं है। ठीक है, इसी तरह जब ये वाली है तो इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है, अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो अपवर्ड वाला तो अलाउ ही नहीं है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला लेना है। इसी तरह अगर आप यहाँ पर सिलेंडर ले लो, तो इसकी दो सरफेसेस हैं। अगर इस सरफेस का लोगे, ये वाली, ठीक है, जैसे ये सिलेंडर है तो ये वाली सरफेस इसकी, तो एक अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो डाउनवर्ड वाला नॉट अलाउड, ऊपर वाला आप ले सकते हो। इसी तरह ये वाली सरफेस है तो इसका एक डाउनवर्ड होगा, एक अपवर्ड होगा। तो ये वाला क्योंकि बाहर की तरफ है तो ये वाला पॉसिबल है, ये वाला पॉसिबल ही नहीं है। अब ये कर्व सरफेस है, यानी ऐसे जैसे ये सिलेंडर ही है, सिलेंडर की फॉर्म में ही है ना, देखो ये वाला, तो एक अपवर्ड डायरेक्शन में, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। तो ये वाला पॉसिबल ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है, सिर्फ आपने ये वाला लेना है। तो क्या समझा कि 3D ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उसके अंदर आपने सिर्फ वो वाला नॉर्मल लेना है जो आपके ऑब्जेक्ट से बाहर की तरफ जा रहा है। 2D में आप दोनों ही ले सकते हो, अपवर्ड भी ले सकते हो, इनवर्ड भी ले सकते हो। एरिया वेक्टर की आपको समझ आ गई, ठीक है। अब एरिया वेक्टर तो आपने समझ लिया, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स से क्या लेना देना है, ठीक है, वही हम आगे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहाँ से आ जाओ आप, इससे इसको बस दिमाग में रखना, लेकिन यहाँ से जंप कर जाओ आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर। देखो ये चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, ये है चार्ज, इसकी आउटवर्ड डायरेक्शन में यहाँ से जा रही हैं फील्ड्स। टिंग, ऐसे, ओके, ये ऐसे जा रही हैं। आप क्या करते हो कि इस यहाँ पर रख देते हो एक सरफेस। अब यहाँ पे देखो ये है आपकी सरफेस, तो इसके अंदर से क्या कर रही हैं, फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, ठीक है, ये आपकी सरफेस है। इसका जो एरिया वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। एरिया आपने पढ़ा ना कि दो है ना, इधर भी पॉसिबल है, इधर भी पॉसिबल है, लेकिन आपने इस डायरेक्शन में ले लिया। आपने हमेशा फ्लक्स की डायरेक्शन में लेना होता है ताकि आपका आंसर ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस एरिया में से कितनी लाइंस गुजरेंगे, 1 2 3 4 5, सही है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होगी, नंबर ऑफ लाइंस passing
perpendicularly through a plane surface. ओके, अब इसका क्या मतलब है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक है। देखो इसको भी हम समझते हैं। समझो ये है आपका प्लेन सरफेस, यहाँ से आपके पास ये फील्ड लाइंस आ रही हैं। अब परपेंडिकुलरली इसमें से कितने फील्ड लाइंस गुजरेंगे? 1 2 3 4, 4 है ना, तो इसका फ्लक्स कितना होगा? 4। सही है। तो फिर से हम एक और फ्लक्स बना लेते हैं ऐसी फील्ड लाइंस। अब समझो मैंने फील्ड लाइंस जो हैं वो फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग कर दी, फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग कर दी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फील्ड लाइंस भी बढ़ जाएंगी। पीछे वाली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था ना कि फील्ड की मैग्नीट्यूड जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है इसकी नंबर ऑफ लाइंस की। जब आप फील्ड को स्ट्रॉन्ग करते हो तो नंबर ऑफ लाइंस भी बढ़ जाएंगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 लाइंस थी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाई तो ये आपकी फील्ड लाइंस होगी समझो 12। 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है। अब समझो अब फ्लक्स कितना है? अब ये सरफेस एरिया है ना, तो इसमें से फ्लक्स निकालना है तो नंबर ऑफ लाइंस को गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपका फ्लक्स कितना है? 8। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है किस पे? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे। यानी अगर उतना ही एरिया है, देखो उतना ही एरिया ना, हमने बड़ा थोड़ी किया है, सरफेस एरिया भी उतना ही है। सिर्फ हमने क्या किया कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर थी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम थी, तो फ्लक्स भी कम था। अब यहाँ पर आपने फील्ड स्ट्रॉन्ग कर दिया है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ गई हैं, तो आपका फ्लक्स भी बढ़ गया है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके ओके बच्चों, कीप इट माइंड एंड विल मूव फॉरवर्ड टू द अदर पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। तो बहुत इंग्लिश हो गई, इंग्लिश ख़त्म भी हो गई, क्योंकि मेरे पास इंग्लिश इतनी ज़्यादा नहीं है ना, ख़त्म हो जाती है जल्दी। अच्छा जी, तो अब आपने ये तो देख लिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। और किस चीज़ पे डिपेंड करता है? और डिपेंड करता है एरिया पे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है एरिया पे। एरिया पे कैसे करता है? अब देखो हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतनी रखते हैं, 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, आपको एक बात याद हो अगर, तो पीछे वाले लेक्चर में मैंने एक बात बताई थी कि पैरेलल इक्वल डिस्टेंस पे और स्ट्रेट लाइन किस तरह की मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती हैं। चलो शाबाश, कमेंट्स में बताना, ठीक है, जब आप ये वीडियो देखो, क्योंकि अभी तो मेरा चैनल ग्रो ही नहीं कर रहा, थोड़ा टाइम हुआ है ना वीडियोस डालते हुए। तो जब आप ये वीडियो देखो तो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है, कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं और इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं और स्ट्रेट होती हैं, वो किस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती हैं। अच्छा चलो, नहीं देखा तो मैं खुद बता देती हूँ। इस तरह की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताती हैं, ठीक है। चलो खैर, हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। ये देखो ये बड़ा एरिया है, यहाँ पर मैं बनाती हूँ छोटा, छोटू भैया, ठीक है। अब यहाँ पर फ्लक्स देखो, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे कितना है? 1 2 3
तो देखो जितना बड़ा एरिया उसके अंदर से फील्ड लाइंस भी उतनी ही गुजर रही हैं, जितना छोटा एरिया तो फील्ड लाइंस भी कम गुजर रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स जो है वो डिपेंड करता है एरिया पर भी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ सरफेस, राइट। तो दो चीज़ें आपने निकाल ली। तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसको हम शो करते हैं बेसिकली फाई ई से, ये फ्लक्स ये ई। तो हमने कहा ये डिपेंड करता है किस पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के। तो इन दोनों को जोड़ा, ये नहीं डिपेंड करता है, तो इन दोनों को जोड़कर आपके पास आया ई डॉट ए। ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर। अब ये याद रखना ये एरिया वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर, यानी इस डायरेक्शन में, यहाँ पर भी इस डायरेक्शन में। ये बड़ी कन्फ्यूजन होती है यहाँ पे बच्चों को। अगर यहाँ पर एंगल लेना हो तो वो इसके और इसके दरमियान में ले लेती, मैं खुद यही करती रही थी, मुझे खुद किसी ने नहीं बताया था। यहाँ पर 90 ले लेते हैं, हरगिज़ नहीं। आपने यहाँ पर एरिया वेक्टर देखना है, वो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। तो इन दोनों के दरमियान में एंगल कितना, 0। इन दोनों के दरमियान में एंगल कितना, 0। तो यहाँ पर आ गया। अब डॉट क्यों लगाया है, क्रॉस भी तो लगा सकते थे, डॉट क्यों लगा दिया। पहली बात तो ये है, डॉट हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये स्केलर है। अच्छा स्केलर है तो डॉट ही क्यों लगाया, सिंपल मल्टीप्लाई कर देते। तो डॉट लगाने का मकसद क्या है, डॉट लगाने का मकसद ये है कि आपको पता है कि इसके बराबर होता है ई ए, सॉरी वेक्टर साइन नहीं आएगा, कॉस थीटा, एन यूनिट वेक्टर, ओ नहीं एन यूनिट वेक्टर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, स्केलर है और डॉट प्रोडक्ट में एन यूनिट वेक्टर नहीं आता होता। तो कॉस थीटा लगाने का जो मकसद है वो अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। देखो समझो ये है आपका सरफेस, प्यारा सा, ठीक है, ये आपका सरफेस, ये है इसका एरिया वेक्टर, सरफेस वेक्टर भी जिसको कहते हो आप, ठीक है। ये है परपेंडिकुलर, थोड़ा लंबा कर लेते हैं इसको। अब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इसमें से गुजर रही हैं वो परपेंडिकुलरली नहीं गुजर रही, बल्कि फील्ड जो लगी हुई है ना इसके अंदर वो कुछ ऐसी लगी हुई है एंगल पे, ये है फील्ड। और ये लाइंस की डायरेक्शन है। तो आपने तो कहा था कि परपेंडिकुलरली गुजरना चाहिए, ये तो एंगल पे गुजर रही है और ये एंगल है थीटा। तो अब आप क्या करते हो, आपको पता है ना जब एंगल पे हो तो आप उसको इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करवा लेते हो। तो कंपोनेंट में रिजॉल्व करवाने के लिए हम देखते हैं इसके कंपोनेंट। देखो ये वाला कंपोनेंट इसका y कंपोनेंट होगा, यानी ई वाई हो जाएगा, और ये कितना है ई साइन थीटा, ठीक है। और ये वाला कंपोनेंट बिल्कुल यही वाला, इतना इतना, ये क्या हो जाएगा इसका ई एक्स, जो होगा ई साइन थीटा कॉस थीटा, सॉरी। तो आप मुझे बताओ फ्लक्स किसकी वजह से हो रहा है, ये इसकी वजह से या इसकी वजह से। आपने क्या कहा था कि सरफेस के परपेंडिकुलर हो। अच्छा एक बात आपने याद रखनी है, सरफेस वेक्टर के परपेंडिकुलर ना हो, एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर नहीं, सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ये देखो ये तो परपेंडिकुलर नहीं है ना, परपेंडिकुलर क्या है, ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा परपेंडिकुलर है ना, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, एरिया वेक्टर और साथ में ई कॉस थीटा। आपने परपेंडिकुलर लेना होता है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसकी वजह से तो बनेगा ही नहीं, सिर्फ ये लेना है। तो यहाँ पर आप इसको क्या लिख सकते हो, ई ए कॉस थीटा, और इसी को तो हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं ना, तो ये आ गया ई डॉट ए। समझ आ गई, ये आ गई भी गई। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला। और क्यों हमने कॉस थीटा लगाया, साइन थीटा क्यों नहीं लगाया। और हाँ
इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। अब हम इसकी एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। इमेजिन करो कि ये है आपका सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, ठीक है, ये सर्कल की फॉर्म में सरफेस दिया हुआ है आपको। ये है इसका सरफेस वेक्टर या एरिया वेक्टर। ओके, यही है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है लेकिन हमने लिया नहीं है क्योंकि हमने फ्लक्स की डायरेक्शन में लेना होता है। अब समझो कि यहाँ पर जो फील्ड लग रही है वो परपेंडिकुलर नहीं लग रही बल्कि एंगल पे लग रही है। तो ये क्या होगा कि फील्ड समझो यहाँ पर इस डायरेक्शन में लग रही है, ये है एंगल थीटा। अब यहाँ पे आपने, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फिर ये एंगल पे लग रही है तो इसको कंपोनेंट में डिसॉल्व करा लो। कंपोनेंट में डिसॉल्व करवाओगे तो एक इसका एक्स कंपोनेंट होगा, एक इसका वाई कंपोनेंट होगा। एक्स कंपोनेंट आपने कैसे लेना होता है, देखो यहाँ से थीटा आया ना, तो यहाँ से ये वाला जो होगा इसका, ये वाला, ये वाला आपके पास होगा ई साइन थीटा, और जो ए के अलॉन्ग होगा वो ये वाला होगा ई कॉस थीटा। तो आप बच्चों मुझे बताओ कि इसकी वजह से कोई फ्लक्स बन रहा है? अगर हम इसको यहाँ पर, मैं इसके पैरेलल ड्रा कर दूँ ये वाला, क्योंकि आपको पता है कि वेक्टर को आप उसके पैरेलल ड्रा कर सकते हो, तो इसकी वजह से क्या कोई यहाँ पे फ्लक्स बनेगा? नहीं बनेगा, सारे का सारा फ्लक्स बनेगा ई कॉस थीटा की वजह से। तो यहाँ पर आप फ्लक्स की वैल्यू क्या लगाओगे, इसका सरफेस वेक्टर और साथ में ई कॉस थीटा, राइट, ये होगा। और यहाँ पे आ जाएगा ई डॉट ए, राइट। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो कोई मसला नहीं है। इसी हम प्लेन सरफेस का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर ये है इसका एरिया वेक्टर, यहाँ पर लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम ही कलर यूज हो गया गलती से, चलो कोई ना। इस तरह से लग रही है कि ये वाला एंगल जो है 30 डिग्रीज है। आपसे पूछा जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ क्या है, तो आप कहोगे क्या है, आपने अभी तो बताया कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एरिया वेक्टर और cos 30। cos 30 होता है आपके पास √3/2 या 2/√3, तो जो भी होता है 3/√2। ये आपके पास इसका ई साइन थीटा, ये आपका ई कॉस थीटा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आपके पास आएगी ई ए कॉस 60। तो ये आपके पास क्या है, समझो ये स्क्वायर है और इसकी लेंथ कितनी है ए, तो यहाँ पर एरिया ए स्क्वायर आ जाएगा ना, साथ में ई, और cos 60 होता है 1/2, तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी ई ए स्क्वायर बाई 2। ठीक है, समझ आ गई, ये था आपके पास वैल्यू। अब हमने पढ़ने इसके केसेस, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन करूँगी, उसका आपने आंसर मुझे देना है अपने जनरल नॉलेज के हिसाब से जितना आपने पढ़ा, फिर हम उसको सॉल्व भी करेंगे, प्रूव भी करेंगे। तो बच्चों ये है आपके पास सरफेस, इसी सरफेस को बना के आज हमने बेड़ा ही गर्क कर देना है इसका। ये यहाँ पे इस तरह से पड़ी है, इससे आगे आपने एक और सरफेस रखी है, ये कुछ इस तरह से पड़ी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से कैसे गुजरेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है कुछ
हम्म, 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 ये वाली। अब आप मुझे बताओ कि ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस में से है, किस में है, इसमें या इसमें? यानी ये ऐसे पड़ी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं। कैसे बोला? ये ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सरफेस ऐसे पड़ी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे गुजरेंगे, और ये वाली सरफेस जो है वैसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे गुजरेंगे। तो आप मुझे बताओ मैक्सिमम किस में से होगी? तो आपको क्या देखने से नज़र आ रहा है इसमें मैक्सिमम है, इसमें मिनिमम है, ऑफ कोर्स। अब इसको हमने मैथमेटिकली प्रूव करना है, जैसे आपकी बुक में किया हुआ है। तो मैथमेटिकली हम कैसे प्रूव करेंगे? तो यहाँ पे लिख लेते हैं, व्हेन surface is perpendicular to field lines। बेटा ये सरफेस है, सरफेस वेक्टर नहीं है, ये याद रखना है आपने, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। फील्ड लाइंस सरफेस परपेंडिकुलर है, सरफेस वेक्टर नहीं, सरफेस। फिर बात है, ये देखो, ये है आपका सरफेस, ये परपेंडिकुलर है इन लाइंस के। थोड़ी सी बनाती हूँ, ठीक है, ऐसे इसमें से गुजर रहा है। ओके, तो आप देखो कि इसका ये जो सरफेस आपने बनाई है, इसका सरफेस वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? इसका सरफेस वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में। तो सरफेस वेक्टर जो है वो क्या है, इसके पैरेलल। सरफेस वेक्टर पैरेलल है, सरफेस खुद परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों के दरमियान में एंगल कितना है? तो यहाँ से फ्लक्स ई आपके पास क्या आता होता है, ई डॉट ए ई ए कॉज, और इन दोनों के दरमियान में एंगल कितना है, 0। तो कॉस 0 कितना होता है, 1। तो ये आपके पास आ गया ई ए। ठीक है, ये तब था जब सरफेस परपेंडिकुलर था। फिर बता रही हूँ सरफेस परपेंडिकुलर है, सरफेस वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं है, वो पैरेलल है। तो सरफेस और सरफेस वेक्टर में फ़र्क आपने याद रखना है, घोल के पी लेना है। अब देखो कि जब सरफेस पैरेलल था तब क्या था, समझो ये ऐसे पड़ा है, ये ऐसे पड़ा है, ये ऐसे पड़ा है, फील्ड लाइंस ऐसे गुजर रही हैं, ऐसे। अब आप देखो कि इसका जो सरफेस वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में है? सरफेस वेक्टर है अपवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड भी ले सकते हो, लेकिन अपवर्ड ले लो आप, वो भी सही है। तो अब सरफेस वेक्टर फाई ई कितना होता है, ई डॉट ए, यही होता है ना, ये स्केलर है। तो अब इनके दरमियान में एंगल कितना है, 90। तो ई ए कॉस 90 डिग्रीज, और ये 0 हो गया। तो ये फाई ई आपके पास कितना हो गया, 0। तो इसका मतलब है कि जब पैरेलल होगी तो फ्लक्स मिनिमम होगा, मिनिमम लाइंस जो हैं वो गुजरेंगी। अब ये परपेंडिकुलर भी हो गया, पैरेलल भी हो गया। अब आपने क्या करना है, किसी एंगल पे अगर पड़ा हो तो क्या होगा? अब अगर ये एंगल पे पड़ा, देखो फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, यहाँ पर यहाँ, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि आपका जो एरिया है, सरफेस एरिया, वो किसी एंगल पे पड़ा है, ऐसे पड़ा है। अब मैं पूरा वेक्टर नहीं बनाऊंगी एरिया, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। अब ये एंगल पे पड़ा है, तो क्या होगा कि आपने तो कहा था परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर तो है ही नहीं ये। अब इसका जो सरफेस वेक्टर है वो तो कुछ ऊपर ही जा रहा है। आप ऐसे करो, इसी सरफेस वेक्टर को आप थोड़ी सी दूसरी डायरेक्शन बना लो, ताकि आपको कंपोनेंट लेना आसान हो। बस हो तो इसका भी जाएगा। अब देखो, समझो यहाँ पर आपका जो एरिया है वो कुछ इस तरह से पड़ा है,
यानी वेक्टर इसका किस डायरेक्शन में है, सरफेस वेक्टर इस डायरेक्शन में। तो अब क्या होगा, तो इसको ना हम ज़रा बनाते हैं। देखो ये आपका ए है, एरिया वेक्टर, ये आपकी फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों आपने क्या कहा था कि परपेंडिकुलर लेना है, तो परपेंडिकुलर तो नहीं है ये, आप इसको क्या करोगे, इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करवा लो। एंगल इन दोनों के दरमियान में है कि थीटा, तो इस ए के दो कंपोनेंट होंगे, क्या, ये वाला जो होगा वो क्या होगा, ए साइन थीटा, यानी ए वाई, क्योंकि वाई के अलॉन्ग है तो ए साइन थीटा होगा ना। और ये वाला जो होगा ये क्या होगा, ए कॉस थीटा, क्योंकि ये ए एक्स है। तो फार्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, फ्लक्स का, ए कॉस थीटा, यानी फ्लक्स होता है ना आपके पास ई ए कॉस थीटा, तो यहाँ पर ई वैसे आ जाएगा, ये ए कॉस थीटा और साथ में ई, तो वही आ गया ए कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया क्या, कि जब एंगल पे पड़ा हो तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो अब हमने निकालने हैं फ्लक्स की यूनिट्स क्या होती हैं। तो यूनिट्स फ्लक्स का पहले फार्मूला लिख लो। फ्लक्स का फार्मूला होता है ए ई, ये तो एरिया वेक्टर है तो मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट क्या होते हैं वो तो भूल गए हमें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको पता है ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो ये न्यूटन पर कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स के यूनिट्स होते हैं। अब आगे वाला छोटा सा टॉपिक है वो भी आपने कर लो साथ ही लगे हाथों। आगे जो छोटा सा टॉपिक है ना वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस, यानी जिसके अंदर आपने चार्ज रखा हुआ है, क्लोज सरफेस है इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर और कोई भी रेगुलर। अब यहाँ पे हम स्फीयर को डिस्कस करते हैं। देखो अब ये है एक गेंद जैसा, तो आपने क्या करना है, इसके टोटल एरिया यानी इसका फ्लक्स जो होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो करना आपने ये है कि इसके टोटल एरिया को ना छोटे छोटे हिस्सों में तब्दील कर लेना है। देखो अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट ले लूँ तो ये ऑलमोस्ट फ्लैट होगा, फ्लैट ही होगा ना। और इसमें क्या होगा कि इस सरफेस का जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो भी क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में, आउटवर्ड ही होगा ना। अब मैं कैसे बनाऊँ, चलो ऐसे बना लूँ। और इसका जो फ्लक्स होगा उसकी डायरेक्शन भी यही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी तो यही होगी ना, और इसकी एरिया वेक्टर की भी यही होगी। अगर मैं यहाँ पे एक और ले लूँ, इसको A1 बोल दो, इसको E1 बोल दो। अगर मैं यहाँ पर एक सरफेस ले लूँ तो यहाँ पर भी फ्लक्स आउटवर्ड और एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर ये है, सेम ही इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, क्योंकि चार्ज तो सेम ही है ना। और ये जो सफ़ेयर है वो यूनिफॉर्म, यानी ये दरमियान में पड़ा है बिल्कुल सेंटर में, तो इसका यानी हर पॉइंट से फासला जो है वो सेम ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम ही होगी। और ये इसका A2 बोल दो, चलो एरिया वेक्टर, सही है। इसी तरह आपने काफ़ी सारे ले लेने हैं। यानी अगर मैं कहूँ कि फ्लक्स थ्रो 1 यानी इसमें से कितना है, तो आप कहोगे E1, सॉरी E तो सेम ही है ना, डॉट A1। अगर मैं कहूँ दूसरे में से कितना है तो आप कहोगे E, क्योंकि वो तो सेम ही है, डॉट A2। अगर मैं कहूँ तीसरे में से कितना है तो आप कहोगे E डॉट A3, सेम ही है E। अगर मैं कहूँ इस पूरे का कितना है तो आप कहोगे कि बहन स्केलर है, इसको प्लस कर लो, तो स्केलर है तो हम सबको जमा कर लेंगे। तो टोटल फ्लक्स आपके पास कितना आएगा, फ्लक्स नंबर 1 यानी एरिया 1, सरफेस एरिया 1 से फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3 और इस तरह चलते चलते फ्लक्स n, यानी n वाला जो एरिया है उसमें से जितना फ्लक्स आ रहा था। वैल्यूज़ आपने निकाली होंगी, लगा लो फिर। तो इसमें से आप वैल्यूज़ लगा लो टोटल। जब आप वैल्यू लगाओगे तो E डॉट A1 प्लस E डॉट A2 प्लस E डॉट A3, इसी तरह चलते 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 E, क्योंकि E सेम है। अब आप कहोगे क्यों सेम है,
तो देखो बेटा, समझो एक सर्कल है, तो दरमियान में अगर आप चार्ज रखोगे तो बाउंड्री से हर पॉइंट तक का जो फासला होगा वो सेम ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप ई को कॉमन ले लो। ई जब कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बच जाएगा, A1, यानी यहाँ पे डॉट भी आएगा ना, A2, A3, AN तक। अब ये ए क्या है, इन देखो पहले आपने टुकड़े टुकड़े किए, अब इन सारों टुकड़ों को जोड़ दो तो सफेयर ही बन जाएगा ना आपके पास दोबारा। तो ये क्या होगा, एरिया ऑफ सफेयर, ई डॉट एरिया ऑफ सफेयर। नहीं होगा ना। तो यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका फार्मूला आपने ड्राइव किया था, क्या था भला, याद है कुछ, ये था के क्यू ओवर आर स्क्वायर, और ये एरिया ऑफ सफेयर है, ये क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब आपको ये डॉट है, यहाँ पर डॉट था, यहाँ पर आपने डॉट ख़त्म कर दिया है, वो मैंने क्यों ख़त्म किया है भला, वो मैंने इस वजह से ख़त्म किया है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, सेम ही है ना, जिस डायरेक्शन में एरिया है वेक्टर है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका मतलब इन दोनों के दरमियान में एंगल कितना है, 0। तो ई ए कॉस 0, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ई ए। तो इस वजह से मैंने डॉट ख़त्म कर दिया, सब में क्या होगा, ये होगा, डॉट मैंने इसलिए ख़त्म कर दिया। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, यहाँ पर के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, व्हाट इज एप्सिलॉन, ये होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस वैक्यूम, नॉट जो है यानी, लेकिन 1 और ये यहाँ पर 4 पाई। मीडियम की भी परमिटिविटी होती है, ये सारे हमने एक अलग से टॉपिक बनाया हुआ है, पूरा लेक्चर है इसके ऊपर परमिटिविटी पे। अगर आपको इसमें कुछ कन्फ्यूजन है तो आप जाके देख सकते हो उसको। ये इससे गया, तो टोटल फ्लक्स आपके पास किसके बराबर आया, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास फार्मूला आ गया सफ़ेयर का। तो बच्चों यहाँ पे देखो एक चीज़, क्या यहाँ पर कोई ज्योमेट्री का है कोई शक्ल वकल, यानी डिपेंड नहीं करता कि जो सफ़ेयर है उसकी शक्ल कैसी है, यानी क्लोज सरफेस जो है उसकी शक्ल कैसी, ज्योमेट्री की कोई टर्म नहीं है यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि क्लोज में, क्लोज अगर क्या कह सकते हैं उसको, सरफेस है, क्लोज सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस, उसके दरमियान में आपने चार्ज रखा है, तो डिपेंड नहीं करता कि उसकी ज्योमेट्री कैसी है, कोई भी क्लोज सरफेस ले लो उसकी इतना फ्लक्स आप निकाल सकते हो। तो फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री पे तो डिपेंड नहीं करता ये। अब डिपेंड करता किस पे है, यहाँ पर देखो ये एप्सिलॉन आया हुआ है, ये वैक्यूम के लिए था। ये एप्सिलॉन आपको क्या बताता है, एप्सिलॉन आपको बताता है मीडियम के बारे में, परमिटिविटी ऑफ मीडियम होती है ना, तो मीडियम के बारे में बताता है आपको, डिपेंड करता है मीडियम पे। तो इसका मतलब है आपका फ्लक्स भी डिपेंड करता है कि आपका मीडियम क्या है सफ़ेयर का, सिर्फ उस पर, और उस के ऊपर चार्ज कितना है, बस इन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता। तो क्लोज सरफेस ले लो किसी भी किस्म की, यहाँ पर 3 आपको दी हुई हैं, तो किसी भी किस्म की आप सरफेस ले लो, आपके पास फ्लक्स जो है वो सेम ही आएगा। फ्लक्स डजंट डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द सरफेस, ओनली डिपेंड अपॉन द मीडियम एंड ओनली डिपेंड चार्ज इनक्लोज्ड, यानी आपने ये जो इसके दरमियान में चार्ज रखा है वो कितना है, अगर आप इसको चेंज करोगे तो चेंज हो जाएगा, अदरवाइज नहीं चेंज होगा। तो बच्चों ये था आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक, होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने इसके क्वेश्चन तो ढूंढने की कोशिश की बट वो मुझे मिले नहीं, तो उसके लिए फिर आप खुद ट्राई करना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।